हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक यादव आपका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल पॉलिटी की पाठशाला में, जिसमें हम भारतीय निर्वाचन प्रणाली, इतिहास, ढांचा, परिवर्तन, प्रक्रिया और सुधार के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, समय को ज़ाया न करते हुए हम शुरुआत करते हैं कि भारतीय निर्वाचन प्रणाली की एक परिचय। भारतीय निर्वाचन प्रणाली क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र भी है और साथ ही साथ भारत एक जो निर्वाचन आयोग है, एक संवैधानिक संस्था है, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 15 में किया गया और आर्टिकल 324 से 329 तक इससे संबंधित है। भारतीय निर्वाचन प्रणाली में यह प्रणाली सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित है, अर्थात 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी नागरिक मतदान कर सकते हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, सभी भारत के नागरिक इसमें मतदान कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि निर्वाचन प्रणाली का इतिहास क्या रहा है, कहाँ से ये आया है। तो सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम 1935, किसमें? सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम 1935 में इसकी नींव रखी गई थी और 1950 में भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। कब? 1950 में भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी। और स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1951 और 1952 में हुआ था। तो यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना, यानी भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1950 में, 25 जनवरी। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? एक प्रश्न ये भी बनता है कि स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में। और भारतीय निर्वाचन आयोग की प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिया गया था। अब हम बात करेंगे कि निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। भाग 15 में अनुच्छेद आर्टिकल 324 में इसके स्थापित किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव कराने हेतु जिम्मेदार है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव कराने हेतु जिम्मेदार है। चुनाव की अधिसूचना जारी करना, आचार संहिता लागू करना और दलों का पंजीकरण करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कार्य है। अब हम बात करेंगे कि निर्वाचन आयोग की संरचना में कब कब परिवर्तन किया गया। 1950 में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे। 1950 में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे। 1989 में 2 और मुख्य चुनाव आयुक्त जोड़े गए, जिससे आयोग में सदस्यों की संख्या 1+2 यानी एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयुक्त हो गए थे। 1990 में फिर से एकल सदस्यीय आयोग कर गया। 1950 में पहले क्या था? एक सदस्यीय। 1989 में कितने हो गए? 1+2 यानी 3 सदस्यीय। फिर 1990 में पुनः चुनाव आयोग को एक सदस्यीय कर दिया गया और 1993 में, कब? 1993 में अस्थायी त्रिसदस्यीय आयोग की स्थापना की गई और अभी तक वर्तमान समय में भी 1+2 यानी 3, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयुक्त भारतीय निर्वाचन आयोग में हैं। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। यानी निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु, यानी अगर ये 6 वर्ष पूरा कर लें या 65 वर्ष पूरा कर लें, इतनी उम्र तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अलावा जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव को करता है। राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या है? पंचायती चुनाव,
नगर निकाय का चुनाव अनुच्छेद 243 केस और 243 ZA के तहत कराता है, यानी राज्य निर्वाचन आयोग भी होता है। राज्य निर्वाचन आयोग का क्या कार्य होता है कि पंचायतों का चुनाव कराना। पंचायतों का चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। नगर पालिका का कौन चुनाव करवाता है या नगर निकायों का चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायत चुनाव आयोग ग्राम पंचायत स्तर के चुनाव के द्वारा होता है। एक इलेक्शन कमीशन लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनावों को देखरेख करता है, उनका चुनाव संपन्न कराता है। जबकि पंचायती चुनाव और नगर निकाय के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग 243 के और अनुच्छेद 243 ZA के तहत कराता है। अगर यही हम बात करें तो कि इनको हटाया कैसे जाता है, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया कैसे जाता है, तो इसके लिए सबसे पहले सदन की जो कुल सदन है, सदन की कुल संख्या का 50% और उपस्थित और मतदान करने वालों में से 2/3 बहुमत के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है। अगर कभी हटाने की पूछ ले कि कितनी संख्या होती है, तो सदन के कुल सदस्य संख्या का 50% प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 मिलकर के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा सकते हैं। और इसके लिए एक आधार होता है कि कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जाता है। किसको? मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए ये पूरी प्रक्रिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि चुनाव प्रक्रिया का क्रम क्या है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि चुनाव प्रक्रिया का क्या क्रम हो सकता है। तो पहला है कि चुनाव की अधिसूचना जारी की जाती है। क्या? अधिसूचना जारी की जाती है। आप छोटे शॉर्ट वे में जानिए। फिर अधिसूचना के बाद क्या होता है कि उम्मीदवार जो है नामांकन दाखिल करते हैं। उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करते हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद जांच एवं नाम की वापसी की प्रक्रिया होती है कि वो जो नामांकन दाखिल किए हैं, जो उनमें शपथ उन्होंने लिया है, उन्होंने जो अपना रिकॉर्ड दिया, उनमें कितनी सत्यता है, कोई त्रुटि तो नहीं है, इसकी जांच की जाती है और समय आप वापस अपना नाम ले सकते हैं। उसके बाद प्रचार अभियान चलता है, उसकी भी एक निश्चित समय सीमा होती है। उसके बाद मतदान होता है। अब तो EVM के माध्यम से और VVPAT के माध्यम से। मतदान के कुछ दिनों बाद मतगणना और परिणाम की घोषणा होती है। तो ये अगर चुनाव की पूरी प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले अधिसूचना जारी होगी। दूसरा नंबर, उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे। जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया है। उसके बाद प्रचार अभियान चलता है, मतदान होगा, फिर मतगणना और परिणाम की घोषणा होती है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि हाल ही में कुछ प्रमुख सुधार जो बार बार पूछे गए एग्जाम में कि नोटा, जब आपको कोई उम्मीदवार न पसंद आए तो आप नोटा का बटन दबाते हैं। ये कब आया था? भारतीय निर्वाचन प्रणाली में कब इसको सम्मिलित किया गया था? 2013 में। ये सीधे सीधे पूछता है कि नोटा कब आया था? कब आया था? 2013 में। इसी से जुड़ा एक और प्रश्न है कि VVPAT कब आया था? VVPAT। इसमें आपको एक पर्ची दिखती है जो आप चुनाव में जब आप वोट डालते हैं तो आपने किसको वोट दिया है, आप स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए प्रस्तुत होता है, आप उसको देखते हैं। ये चुनाव की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए इसको लाया गया था। कब लाया गया था? 2019 के आम चुनाव में VVPAT को सभी सीटों पर लागू किया गया था। पहले तो इससे ट्रायल हो चुका था, लेकिन सभी सीटों पर कब लागू किया गया था? 2019 में लागू किया गया था। और वर्तमान समय में चुनाव से संबंधित एक मुख्य मुद्दा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया प्रस्तावित है। इस पर कई समितियां, संसदीय समितियां बनी हुई हैं, उनका कार्य चल रहा, अभी ये लागू नहीं हुआ। और समान मतदाता सूची का भी सुझाव दिया गया है। इसके तहत अब हम देखेंगे कि प्रश्न उत्तर जो अभी हमने पढ़ा है, अभी हमने समझा, देखा है, उसके संबंधित हम कुछ प्रश्न करेंगे जिसका उत्तर आप देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई है? किस अनुच्छेद के तहत हुई है? भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना
किस अनुच्छेद के तहत हुई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 320, ऑप्शन बी अनुच्छेद 324, ऑप्शन सी अनुच्छेद 326 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। उत्तर दीजिए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी माफ करिएगा, ये बी ऑप्शन, इसका आर्टिकल 324 के तहत। अब हम बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 356 क्या है। राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। वही अगर हम बात करें अनुच्छेद 320 जो ऑप्शन ये है, ये अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग को नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करने और अन्य संबंधित कार्यों को करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 320 यानी लोक सेवा और राज्य लोक सेवा आयोग, इन दोनों से परीक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324 भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अगला प्रश्न ये है कि भारत के निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त कितने अन्य आयुक्त हो सकते हैं वर्तमान समय में? ये तो बदलता रहा है, आपको पता है, लेकिन वर्तमान समय में भारत के निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त कितने अन्य आयुक्त हो सकते हैं? इसका उत्तर देखिए। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 5। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी यानी कुल तो सदस्य संख्या कितनी है? 3 है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। और यहाँ प्रश्न में यही पूछा है कि निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त कितने अन्य आयुक्त हो सकते हैं, यानी 2। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी। अब यहाँ हम बात करेंगे, प्रश्न है कि भारत के निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद या ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रश्न एक ये कि भारत में आम चुनाव कितने वर्षों में होते हैं? आम चुनाव यानी जनरल इलेक्शन, आम चुनाव यानी लोकसभा का चुनाव। आम चुनाव का मतलब लोकसभा का चुनाव। कभी कभी प्रश्नों में ये पूछ लेता है, लोकसभा की जगह आम चुनाव भी रख देता है। आम चुनाव मतलब जनरल इलेक्शन अर्थात लोकसभा का चुनाव कब कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। प्रश्न को थोड़ा घुमा दिया है कि भारत के निर्वाचन आयोग को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद से प्राप्त है? संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद से प्राप्त है भारत के निर्वाचन आयोग को संवैधानिक दर्जा? अनुच्छेद 324। कितना? आर्टिकल 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सा कार्य भारत के निर्वाचन आयोग के अंतर्गत नहीं आता है? ध्यान रखिएगा कि निम्न में से कौन सा कार्य भारत के निर्वाचन आयोग के अंतर्गत नहीं आता है? निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, चुनाव कराना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना या मुक्त चुनाव खर्चे की निगरानी करना। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, यह कार्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये कार्य करता कौन है? परिसीमन का कार्य कौन करता है? परिसीमन आयोग। इसके लिए एक आयोग की स्थापना की जाती है, परिसीमन आयोग, जो अब होने वाली है, जल्दी 2026 में हो जाएगी। अगला प्रश्न ये है जो अक्सर हमें कंफ्यूज करता है कि भारत में मताधिकार किस आधार पर दिया जाता है? किस आधार पे? ऑप्शन ए संपत्ति, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी आयु और ऑप्शन डी कर दायित्व। कि भारत में मताधिकार किस आधार पर दिया जाता है? आयु के आधार पर। 18 वर्ष की आयु जब आप पूरी कर लेते हैं तो आप भारत के मतदान कर सकते हैं। संपत्ति के आधार पर नहीं, शिक्षा के आधार पर नहीं, यहाँ तो अनपढ़ भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। कर दायित्व के आधार पर नहीं, क्योंकि भारत की लगभग आधे से अधिक जनसंख्या कर के दायित्व नहीं करता, प्रत्यक्ष कर का, तो वो भी मत देते हैं। तो यानी भारत में
आयु के आधार पर आप मतदान कर सकते हैं। यहाँ पर आयु की चर्चा हो ही गई है, तो हम बात करेंगे कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था। मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कब किया गया था? 61वें संविधान संशोधन, कितने? 61वें संविधान संशोधन 1988 में आया था, जिसमें 18 वर्ष कर दिया गया था। कितने वर्ष से? 21 वर्ष से घटा करके उम्र मतदान करने। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि भारत में निर्वाचन आयोग एक निकाय है। कैसा निकाय है? न्यायिक निकाय है, ऑप्शन बी कार्यकारी निकाय है, या ऑप्शन सी स्वायत्त निकाय है, या ऑप्शन डी निजी निकाय है। कौन सा निकाय है कि भारत में निर्वाचन आयोग की निकाय है? कौन सा? ऑप्शन सी स्वायत्त, यानी ये स्वतंत्र निकाय है। इस पर किसी का भी अधिकार नहीं होता। अर्थात आचार संहिता लागू जब होती है, आचार संहिता चुनाव की घोषणा के साथ, उसमें सारी शक्तियां किसको प्राप्त हो जाती हैं? निर्वाचन आयोग को। पूरी की पूरी शक्तियां ट्रांसफर हो जाती हैं निर्वाचन आयोग को, ताकि वह स्वच्छ साफ सुथरे तरीके से चुनाव संपन्न करा सके। इसलिए भारतीय निर्वाचन आयोग को एक स्वतंत्र स्वायत्त निकाय के रूप में रखा गया। और इनको हटाने की प्रक्रिया आपने देखा ही होगा कि मुख्य चुनाव को हटाने के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का 50 प्लस उपस्थित और मतदान करने वालों को 2/3 से हटाया जाता था। एक कठिन प्रक्रिया, ताकि इनकी स्थिति सुनिश्चित रह सके और ये निष्पक्ष और निर्भय होकर के स्वच्छ चुनाव करा सके। अगला प्रश्न ये कि 1950 में भारत में पहली बार निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कब की गई थी? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 15 अगस्त, या ऑप्शन डी 26 जनवरी। क्या होगा? ऑप्शन बी 25 जनवरी को हुई थी। भारत में पहली बार निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कब हुई थी? 25 जनवरी को। ध्यान रखिएगा। उसी से संबंधित अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 25 जनवरी। ये तो बहुत ही आसान निकला। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक प्रश्न ये भी जो बार बार पूछा जाता है वनडे एग्जामों में, पीसीएस के एग्जामों में, कि निर्वाचन आयोग के वर्तमान में मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, चेन्नई में, नई दिल्ली में, या कोलकाता में? निर्वाचन आयोग का वर्तमान मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में, याद रखिएगा। इस प्रश्न की व्याख्या तो मैंने पहले ही कर दी है कि भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? किस संविधान संशोधन से की गई थी? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, या 73वां संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन, जिसमें 21 वर्ष की उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था 1988 में। अब हम बाकी ऑप्शनों की बात कर लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। और 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित। अच्छा, ये हुआ कब था? इसे 1992 में लाया गया था। और ये लागू कब हुआ था? 1993 में 24 अप्रैल को। अब लगे हाथ 74वां संविधान संशोधन भी पढ़ लीजिए। ये नगर पालिका या नगर निकाय के चुनाव से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन यह भी 1993 में। ठीक है। चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 322, ऑप्शन बी अनुच्छेद 324, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 326, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 330। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 324। निष्पक्षता को सुनिश्चित करने हेतु किया गया है।
अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। इसको भी हमने व्याख्या में पढ़ा है, लेकिन प्रश्न के रूप में भी देख लेते हैं कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। 1947-48, ऑप्शन बी 1949-50, या ऑप्शन सी 1951-52, या ऑप्शन डी 1953-54। तो कब हुआ था? ऑप्शन सी 1951 और 52 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे। अगला प्रश्न ये है कि निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है। ऑप्शन ए अर्धन्यायिक निकाय है, ऑप्शन बी न्यायिक निकाय है, ऑप्शन सी संवैधानिक निकाय है, और ऑप्शन डी वैधानिक निकाय है। ऑप्शन सी संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय क्या होता है? जिसका संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णन हो, संवैधानिक निकाय कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि भारत के चुनाव आयोग की शक्तियां किस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन ए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा गया है कि भारत के चुनाव आयोग की शक्तियां किस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951, संविधान 1950, या जनसंख्या अधिनियम 1955, या परिसीमन अधिनियम 2002। तो इसका ऑप्शन क्या? ऑप्शन ए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। याद रखिएगा कि भारत में चुनाव आयोग की शक्तियां किस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं? 1951। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत प्राप्त है। अगला प्रश्न ये है कि भारत निर्वाचन आयोग के आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, या ऑप्शन सी 65 वर्ष, या ऑप्शन डी दोनों। भारत निर्वाचन आयोग के आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है? इसमें होगा ऑप्शन डी, यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। याद रखिएगा। प्रश्न ये भी अक्सर पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में चुनावों में ईवीएम का पहली बार उपयोग कब हुआ था। भारत में चुनावों में ईवीएम का पहली बार उपयोग कब हुआ था। ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 2000, या ऑप्शन डी 1982। इसका होगा ऑप्शन डी 1982। अर्थात चलिए अब ये कहाँ हुआ था, इसका पहली बार प्रयोग या प्रयोगात्मक रूप में पहली बार प्रयोग किस राज्य में हुआ था? केरल में। यानी ईवीएम का पहली बार प्रयोगात्मक रूप में 1982 में हुआ था। किस राज्य में हुआ था? केरल राज्य में हुआ था। ये दोनों याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर किसका चुनाव रद्द किया जा सकता है? सांसद का, विधायक का, राष्ट्रपति का, या इनमें से सभी का? तो इनमें से सभी का। ठीक है। अगला प्रश्न यह है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता किससे सुनिश्चित होती है? राष्ट्रपति से सुनिश्चित होती है, संविधान से सुनिश्चित होती है, प्रधानमंत्री से सुनिश्चित होती है, या संसद से? क्वेश्चन क्या है? चुनाव आयोग की स्वतंत्रता किससे सुनिश्चित होती है? ऑप्शन बी संविधान से। आर्टिकल 324 ही तो सब कुछ है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ कोई प्रश्न नहीं रहा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे किसी भी विषय पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।